हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है अभी कक्षा 9वीं का जो आप सभी का रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री जो आप सभी के सब्जेक्ट है उसका लेक्चर नंबर 2 आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और आज इस लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा, अगर आप लोग जो है इस वीडियो का लेक्चर नंबर 1 यानी जिसमें हम लोगों ने जो आप सभी का अध्याय है हमारे परिवेश के पदार्थ उसके कुछ टॉपिक्स को जो है शुरुआती दौर में जो हम लोग टॉपिक्स पढ़े हैं उनके बारे में हम लोगों ने वहां पे चर्चा की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो को कट कीजिए और जाकर उस वीडियो को यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रोफाइल में जाकर वहां से उस वीडियो को देखिए, या फिर मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है लेक्चर नंबर 1 का जो है लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए अगर आप लोग जो है अगर आपको अगर गिनती नहीं आएगी तो कैसे आप पहाड़ा सीखेंगे। अगर आपको गिनती अगर नहीं आती है तो आप जोड़ घटाव कैसे बनाना सीखेंगे। तो वही बात है, अगर आपको जो आपके चैप्टर है उसके बारे में बेसिक ही नहीं पता होगा तो आगे का आपका लेक्चर जो है कैसे समझ में आएगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें और वहां पे मैं जो भी चीजें बताया हूँ उसको जो है आप लोग जो है ग्रहण करें और वहां से समझें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं आप सभी का कमेंट का जो है रिप्लाई आप सभी को कमेंट के अंतर्गत ही दूंगा। आपके जो क्वेश्चन है उनका रिप्लाई जो है आपके कमेंट के अंतर्गत ही दे दूंगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए अब हम लोग जान लेते हैं एक बार हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे जिससे आप सभी का जो है तैयारियां फिर से यानी आप सभी का जो दोबारा आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा और आप सभी को पता भी हो जाएगा, जो आप भूले हैं वो याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग किस क्लास के बारे में बातें करें। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग कक्षा 9वीं के जो है क्लास के बारे में बातें हो रही है। कक्षा 9वीं का जो है आप सभी का जो रसायन शास्त्र है उसका अध्याय नंबर 1 यानी जो उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में बातें की जा रही है, जिस चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। उसके बाद हम लोगों ने जाना था इस चैप्टर के अंतर्गत पहले लेक्चर में आखिर पदार्थ जो होता है वो क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है आप लोग बताएंगे कमेंट के नीचे। इन सभी टॉपिक का जो है आंसर आप लोग जो है कमेंट के नीचे आप लोग डालेंगे। यानी पदार्थ होता क्या है मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ। पदार्थ वो चीज है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जो कुछ आकार जिसका कुछ आकार होता है, जिसका कुछ आयतन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। फिर देखे थे हम लोगों ने पदार्थ के गुण यानी पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग ने जाना था। फिर हम लोगों ने देखा था पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यानी पदार्थ को बांटा कैसे जाता है। यानी वो ऐसा बांटने वाला नहीं, तोड़ ममोड़ कर बांटने वाला नहीं बात ही हो रही है, यानी किस आधार पर बांटा जाता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। जैसे हम लोगों ने जाना था पदार्थ को जो है दो आधार पर बांटा जाता है, एक तो था अवस्था के आधार पर और दूसरा क्या था, संगठन के आधार पर। तो जो आप सभी का कक्षा 9वीं है उसका सिलेबस में जो है आप सभी का यहाँ पे अवस्था के आधार पर पढ़ना था, तो हम लोगों ने जो है संगठन के आधार पर जो है पदार्थ का वर्गीकरण नहीं पढ़ा और हम लोगों ने जाना था अवस्था के आधार पर। तो अवस्था के आधार पर जो है पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया था, तो आप लोग जानते हैं अवस्था के आधार पर पदार्थों को 4 भागों में बांटा गया था। और 4 भाग कौन कौन से थे, तो पहला भाग था उसमें आपका ठोस, यानी हम लोगों ने जाना था ठोस अवस्था के बारे में। फिर हम लोगों ने जाना था द्रव अवस्था के बारे में। फिर हम लोगों ने जाना था गैस अवस्था के बारे में। आप लोग जानते हैं कि ये दोनों जो है द्रव और गैस जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है पदार्थ की तरल अवस्था के अंतर्गत आते हैं, यानी लिक्विड अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो आपका पहला अवस्था क्या था, वो था ठोस अवस्था, दूसरा तरल अवस्था, तीसरा क्या है, तीसरा जो है आपका है प्लाज्मा और चौथा क्या है आपका बीईसी यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें इतने चीजों के बारे में बातें की थी, जिसमें पदार्थ का गुण था, पदार्थ का वर्गीकरण था, फिर पदार्थ को किस आधार पे बांटा गया था वो था, उसके बाद जो है पदार्थ की ठोस अवस्था है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, इसके गुणों के बारे में जाना था। फिर ये पदार्थ की जो द्रव अवस्था है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, इसके गुणों के बारे में जाना था। फिर जो आपका पदार्थ की गैसीय अवस्था है
इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, इसके गुणों के बारे में जाना था। उसके बाद आज हम लोग क्या जानेंगे, तो देखिए आज हम लोग जानेंगे पदार्थ की जो आप सभी का प्लाज्मा अवस्था है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके गुणों के बारे में जानेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जो आपका पदार्थ की बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसर जो है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके कौन कौन से गुण होते हैं, फिर इसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे आखिर जो गलनांक है वो क्या होता है, यानी इसका दो नाम होता है, या गलनांक बोलिए या फिर द्रव्यनांक बोलिए, बात एक ही हुआ। तो ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे आखिर क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक जो है वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे आपका जो गलन है, गलन यानी यही गलनांक है बोलिए या फिर गलन बोलिए, तो गलनांक की जो गुप्त ऊष्मा है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लेक्चर के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत। इसके बारे में हम लोग जो है विस्तृत रूप से जो है अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है ये क्या होती है, इन सभी के आज के इस टॉपिक में यानी आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इन सभी टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह से जो है बातें करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अब हम लोग जो है एक एक करके इन सभी टॉपिकों को जानेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार मैं फिर से कहूंगा आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं वो सीधा आप सभी के पास जाता है। साथ ही साथ बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो है ज्ञान ले सके। तो चलिए बिना देरी किए अब हम लोग चालू करेंगे आप सभी का जो पहला टॉपिक है, यानी पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था है उसके बारे में। आखिर जो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था है वो क्या होती है इसके बारे में, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बातें की थी इन सभी के गुणों के बारे में, उनके डिफिनेशन के बारे में, वैसा ही इन सभी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग बातें करेंगे पदार्थ की जो है प्लाज्मा अवस्था के बारे में। तो आप लोग बताइए आखिर ये प्लाज्मा अवस्था जो है वो क्या है। क्या ये प्लाज्मा अवस्था वो है जो आप सभी के रक्त के अंदर पाया जाता है। आपके रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। आपके रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है, एक आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, फिर एक प्लेटलेट्स पाया जाता है, इसी में जो है प्लाज्मा पाया जाता है। तो क्या वो प्लाज्मा है, नहीं ना मुन्ना ना, ये वो प्लाज्मा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये जो है कुछ और है जिसके बारे में अगर आप जानेंगे, अभी आप जानेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे आखिर ये है क्या। ये इतना दमदार जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लाज्मा, ये क्या है। जब मैं उस समय से बोल रहा हूँ प्लाज्मा प्लाज्मा प्लाज्मा, आखिर मैं किस प्लाज्मा के बारे में बातें कर रहा हूँ आप लोग अभी जानेंगे। फिर आप सभी को पता चलेगा अरे भाई ये तो कुछ नहीं है, देखने के लिए इसका नाम टॉपिक ये जो है खतरनाक लग रहा है प्लाज्मा। ही आखिर हम लोगों ने तो जाना था प्लाज्मा जो है रक्त के अंदर पाया जाता है, ये कौन सा आ गया एक पदार्थ अवस्था, यानी पदार्थ की अवस्था ये कैसी आ गई। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं अब सबसे पहले ये प्लाज्मा आखिर ये किस तूफान का नाम है। तो देखिए सिंपल रूप से मैं आप सभी को बता दूं कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो देखिए एक सिंपल अगर आपसे कोई पूछता है प्लाज्मा क्या है, तो आप सटीक बताएंगे कि पदार्थ की वह अतिप्त अवस्था, यानी सबसे जो गर्म अवस्था होती है, जिसमें जो है सबसे खतरनाक यानी सबसे ज्यादा गर्म अवस्था, कोई पदार्थ जो है सबसे ज्यादा अगर गर्म है, बहुत ज्यादा, जैसे ज्वालामुखी का लावा होता है वैसा एकदम उसके बराबरी में गर्म है, या फिर जो सूर्य का जो केंद्र होता है, यानी ये अगर ये सूर्य है तो इसके पास यहाँ पे जो इसके तक करीब में जितना इसका जो ताप होगा इसके प्रकाश का, ये जो है क्या है प्लाज्मा है, कुछ नहीं है, यही जो है क्या है प्लाज्मा है, बस इतना ही है। यानी जो है पता जो सबसे ज्यादा गर्म अवस्था है वो क्या है प्लाज्मा है, समझ गए आप। अगर इसका उदाहरण का बात करेंगे तो हम लोग एक उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक हो जाएगा सूर्य का जो है केंद्र के पास जो प्रकाश इसका उष्मा हो जाएगा, सूर्य से उत्पन्न उष्मा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर आप लोग जो है अगर आप सभी बाजार गए होंगे या फिर कभी अपने आपके घर में जो गेट लगा हुआ है, लोहे का दरवाजा लगा हुआ है या फिर खिड़की लगा हुआ है, तो आप लोग जो है अगर आप लोग किसी लोहार के पास या फिर जो इसको डिजाइन करते हैं वहां पर गए होंगे, तो वहां पे एक आप लोग देखे होंगे वेल्डिंग मशीन, आप लोग वहां पर जरूर देखे होंगे। वो लोग जो क्या करते हैं, मैं आपको इसका फोटो जो है आपके स्क्रीन पर जो है मैं लगा दूंगा, वहां पे आप लोग देख सकते हैं कैसे वहां पे जो है वहां पे वेल्डिंग किया जा रहा है। जब लोहा को जो है सटाया जाता है तो उसमें से देखिएगा वो तो पिघल कर तो वहां पे
जोड़ तो रहा है, लेकिन वो जो है क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रकाश जो है फैलाता है। यानी वहां पे जो है ऊष्मा जो है प्रकाश के रूप में, यानी इतना गर्म हो जाती है कि वो जो है प्रकाश के रूप में जो है निकलने लगती है। जैसा कि यहाँ पे सूर्य के में हम लोग देखते हैं, ऊष्मा यहाँ पे इतना ज्यादा होती है कि ये जो है प्रकाश के रूप में निकलने लगती है। वैसा ही होता है वहां पे। एक और उदाहरण होगा, आसमान से जो बिजली कड़कती है, वो ये बिजली वो नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि जो आपके घर में लगा हुआ होता है, जो आप जिससे आप पंखा चलाते हैं, जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, जिससे आप दिन भर रील देखते रहते हैं मोबाइल चार्ज करके, गेम खेलते रहते हैं, वो नहीं है ये इतना पावरफुल होता है कि अगर आपके ऊपर गिर जाए तो नो चांस, मुन्ना नहीं, बचने का कोई चांस ही नहीं है। अगर ये बिजली अगर मारता है तो कुछ परसेंट तो चार्ज होता है, चांस होता रह जाता है कि आप बच सकते हैं, लेकिन वो गिरा तो ना मुन्ना ना, सीधा यमराज से भेंट होगा, उससे कोई समझौता नहीं। अगर गिरा तो खत्म, बात साफ। वो इतना खतरनाक बिजली होता है, इतना पावरफुल होता है कि अगर गिरा तो स्वाहा, मतलब पूरा का पूरा आपको स्वाहा यानी खत्म कर देगा, नो चांस, बचने का चांस ही नहीं होता है। तो ये जो है इसका प्लाज्मा का उदाहरण होता है। तो हम लोगों ने तो प्लाज्मा का उदाहरण के बारे में हम लोगों ने तो जान लिया। अब हम लोग क्या जानेंगे, आखिर हम लोग तो ये तो हो गया, हम लोग से अगर कोई पूछता है प्लाज्मा क्या है तो हम लोग बता देंगे, प्लाज्मा जो है पदार्थ की सबसे अतिरिक्त यानी गर्म अवस्था है। तो इसको जो है एक सुचारू रूप से यानी एक सुटेबल वर्ड में हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे, फिर इसका उदाहरण को हम लोग जानेंगे, फिर इसके गुणों के बारे में जानेंगे, आखिर इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आखिर ये प्लाज्मा जो है होता क्या है, इसका डिफिनेशन कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतने देर से जो हम लोग जो है बातें कर रहे थे पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था है उसके बारे में, तो अब आखिर हम लोग जानते हैं कि आखिर ये जो है होता क्या है। हम लोगों ने कुछ उदाहरण के तौर पे इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था इसके बारे में। अब हम लोग इसके जो है डिफिनेशन को देख लेते हैं, फिर जो है एक सुटेबल जो है इसका जो उदाहरण, जो सुटेबल उदाहरण होगा उसको जानेंगे। तो देखिए बोला जा रहा है कि पदार्थ की वह अतिप्त अवस्था, अतिप्त अवस्था, ध्यान देना है, बोला जा रहा है अतिप्त अवस्था, इसका मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो इसका इंग्लिश होगा सुपर हॉट स्टेट, यानी अतिप्त यानी सबसे गर्म अवस्था। पदार्थ की जो है सबसे गर्म अवस्था के बारे में बातें की जा रही है, जिसमें पदार्थ के जो परमाणु है, यानी कोई पदार्थ है जैसे चौक है, इसका कोई परमाणु है, इसका एक परमाणु है, वो क्या होता है आयन में जो है परिवर्तित हो जाता है। आयन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तब उस अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। यानी बोला जा रहा है एक सिंपल वर्ड में हम लोग बोले तो पदार्थ की वो सबसे अतिरिक्त अवस्था होनी चाहिए जिसमें कोई भी वस्तु हो, उसका जो परमाणु है वो जो है अणु में, उसका जो परमाणु जो है वो आयन में परिवर्तित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे पदार्थ की जो है प्लाज्मा अवस्था कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, आखिर इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या होता है। फिर देखिए एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है सूर्य, ये भी क्या है, प्लाज्मा से ही मिलकर बना हुआ, यानी सबसे गर्म अवस्था जो है ये होता है। फिर तारे, ये भी जो है बहुत ही गर्म होते हैं, या फिर आप इस बोल सकते हैं अंतरिक्ष। सभी जो है अंतरिक्ष में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में कुछ ना कुछ जो है अत्यधिक जो है अतिप्त अवस्था होती है, यानी सबसे ज्यादा गर्म अवस्था होती है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बिजली। ये कौन सा बिजली के बारे में बातें की जा रही है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बातें की थी बिजली के बारे में। तो ये वो बिजली नहीं है जिससे हमारे घरों में जो है फोन चार्ज होता है या फिर पंखा चलता है, ये उस बिजली की बात की जा रही है जो बारिश के समय में आप सभी को आसमान में जो है खुले तौर पे दिखाई देते हैं। फिर देखिए बात की जा रही है चमकदार बादल, यानी वैसे बादल जो है जो क्या हो, व्हाइट हो। कैसे बादल चाहिए हमें, जो बादल क्या हो, व्हाइट हो। देख सकते हैं ये बादल जो, ऐसे बादल जो है आप नॉर्मल से कभी भी अगर देखेंगे आसमान में तो ये बादल जो है दिखाई देंगे, जो कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। ये बादल जो है कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। ये भी क्या है, एक अतिप्त अवस्था, प्लाज्मा की जो है अतिप्त अवस्था की एक जो है उदाहरण है। फिर देखिए वेल्डिंग आर्क, इसको समझते हैं। अगर आप लोग कहीं देखे होंगे, अगर लोहे के दुकान पे अगर गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे आप लोग कि वहां पे वेल्डिंग का काम होता है। तो उस समय जो है वेल्डिंग जब किया जाता है, तो उस समय जब वेल्डिंग किया जाता है तो वहां जहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है उस
पॉइंट से जो है बहुत सारे, यानी मान लीजिए यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है तो इस पॉइंट से जो है बहुत सारे जो है चिंगारी उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे बहुत धुआं टाइप का एकदम जो है हो जाता है, जिसका एक वीडियो क्लिप, छोटा सा वीडियो क्लिप मैं जो स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। अभी अभी आप सभी को दिख रहा होगा कि जो वेल्डिंग है वह कैसे होता है। तो ये जो हो गए, इस क्या हो गए, ये जो है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था है, इसके उदाहरण हो गए। तो अब हम लोग जो है बातें करेंगे अब जो आप सभी की पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसे हम लोग शॉर्ट में बीईसी, जिसको पूरा नाम जो होता है वो होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में जो है बातें करेंगे। आखिर ये जो है क्या होता है, इसके उदाहरण क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, ये जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था, कितनी नंबर वाली अवस्था है, तो ये है चौथी अवस्था, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि जब किसी भी गैस को, आप कोई भी एक गैस लेंगे जिसको जो है निम्न दाब, यानी सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान जो होगा वो 0 डिग्री के जो है आसपास होगा, जो आपका 0 डिग्री होता है उसके आसपास, जो बोला जा रहा है कि इसके आसपास जो है जब किसी गैस को जो है इसके आसपास जब अति शीतित किया जाता है, निम्न दाब पर जो है उसको ठंडा किया जाता है, तब जो अवस्था हमें मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। तो अब हम लोग जो है इसके परिभाषा को जानेंगे, फिर साथ ही साथ इसके उदाहरण को भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर इसकी परिभाषा कौन सी होती है और इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो अब हम लोग जो है बातें करेंगे, इतने देर से जो हम लोग बातें कर रहे थे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, जो पदार्थ की जो है चौथी अवस्था होती है इसके बारे में। तो जानते हैं आखिर ये जो है होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके उदाहरण क्या होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अब हम लोग देखते हैं इसके परिभाषा को। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है यह पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है। मैं अभी कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप सभी को दिखे। यह जो है बोला जा रहा है, ये जो है पदार्थ की जो है क्या होती है, सबसे ठंडी अवस्था होती है। उसके बाद देखिए जब किसी गैस को निम्न दाब पर, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, गौर फरमाइएगा, अगर गलती कीजिएगा आप थोड़ा सा भी, यहाँ पे दाब के जगह पे आप ताप कीजिएगा, तब तो आपके शिक्षक जो है आपके मुंह मुंह कर देंगे। आपका जो है पेपर में जो है आपका क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा और आपको इसका जो अंक प्राप्तांक होगा वो आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा वरना आपका मोए मोए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो है गैस निम्न दाब पर किसी गैस को जो है अति शीतित, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ठंडा जब किया जाता है तब पदार्थ की जो अवस्था हमें प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये जो है ये जो टॉपिक है समझ में आ गया है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये जो है आपको अवश्य समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है यह जो है पदार्थ की क्या होती है, सबसे जो है ठंडी अवस्था होती है। यानी जैसे अभी हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, ये जो पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है, वैसे ही ये जो है पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है। यानी जैसे हम लोगों ने देखा था कि ज्वालामुखी के जैसा जो है उसका लावा के जैसा जो है प्लाज्मा होता है, वैसा ही ये बर्फ से भी ठंडा होता है, यही बोला जा रहा है। आगे देखिए जब किसी गैस को हम लोग जो है निम्न दाब यानी प्रेशर जो है बहुत ही कम करके जब उसको दबाते हैं तो उसे अति शीतित किया जाता है, तब जो हमें अवस्था मिलती है उसके बाद उसी को हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी ये जो अवस्था होती है पदार्थ की चौथी अवस्था में तब जाकर प्राप्त होती है। तो आगे इसके देखते हैं उदाहरण में। उदाहरण के तौर पे तो मुख्य रूप से हमें एक ही मिल रहा है जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु लेजर। जैसे आप लोगों ने देखा होंगे लेजर के बारे में आप लोगों ने जाने होंगे, वैसे ही ये क्या है, परमाणु लेजर है। तो इससे जो है क्या बनता है, परमाणु लेजर बनता है। तो ये जो है आपका उदाहरण हो गया, ये आपका जो है टॉपिक हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। आप सभी को ये जो पदार्थ की जितनी भी चारों अवस्था है, चारों नहीं आप 6 बोलेंगे, क्योंकि जो है तरल के अंतर्गत हम लोगों ने 2 अवस्था को जाना था,
एक था हमारा क्या, लिक्विड, लिक्विड नहीं, एक था हमारा जो लिक्विड, यानी लिक्विड के अंतर्गत जो है हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से थे। लिक्विड के अंतर्गत दो था, एक द्रव था और एक गैस था। एक गैस था और एक क्या था, ये फ्लूइड था। हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। तो आगे अब हम लोग जानेंगे जो गलन की गुप्त उष्मा होती है, जो गलनांक होता है, द्रवनांक होता है, जो वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है, ये जो टॉपिक बचे हैं, इन्हीं टॉपिक में से हम लोग जो है लाइन बाय लाइन करके जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आप सभी का अगला टॉपिक जो है क्या है। तो अब हम लोग बातें करेंगे आप सभी का जो अगला टॉपिक है, यानी गलनांक के बारे में। तो देखिए, गलनांक जो टॉपिक है आप सभी का इस चैप्टर का सबसे आसान और सबसे अच्छा टॉपिक है, यानी आप इसको चुटकियों में समझ सकते हैं। सबसे जो ये क्या है, सबसे आसान है, यानी आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया क्वथनांक वाला, जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो हो गया। ये दोनों जो टॉपिक है आप सभी का बहुत ही आसान है, इसको आप लोग देखते ही आपको इसको समझ सकते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं आखिर ये क्या कहता है, आखिर जो हमारा गलनांक है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए, बोला जा रहा है वायुमंडलीय दाब। आप सभी को पता है, जो हम सभी के ऊपर अभी समान रूप से जो हवा का प्रेशर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ, सब पदार्थ के बारे में बातें नहीं कही जा रही है, केवल और केवल किसके बारे में बातें कही जा रही है, ठोस पदार्थ के बारे में। द्रव आपको नहीं लेना है, ना गैस लेना है, ना आपको प्लाज्मा लेना है, ना बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट लेना है। केवल लेना है तो आपको क्या लेना है, कोई ठोस पदार्थ लेना है जिसका ताप, जिस ताप पर वो पिघलता है। यानी बोला जा रहा है अगर कोई ठोस पदार्थ है, जैसे मान लीजिए यहाँ बर्फ का टुकड़ा है, ये क्या है, ठोस पदार्थ है। इसको पिघलाने के लिए जितना ताप हम देंगे और उसी ताप को हम लोग क्या कहेंगे, उस ठोस पदार्थ, यानी जिस ठोस पदार्थ के लिए तापमान जितना दिया जा रहा है उसी ठोस पदार्थ का वो क्या होगा, गलनांक कहलाएगा। सिंपली आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक जो समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर पिघलता है उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, उस ठोस पदार्थ की गलनांक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंतर्गत आप खुद से लिख सकते हैं, लोहा का पिघलना कितना, इसका कथन, इसका जो तापमान कितने तापमान पर पिघलता है वो आप लोग लिख सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग जो भी लेना चाहते हैं पदार्थ, जिस पदार्थ को लेना चाहते हैं, जिस ठोस पदार्थ को लेना चाहते हैं उसको आप लोग ले सकते हैं। अगला टॉपिक आप सभी का जो है क्वथनांक है, उसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था गलनांक के बारे में, वैसा ही जो आप सभी का क्वथनांक टॉपिक है एकदम उसी के जैसा जो है ये आसान है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है बातें करेंगे। उस समय हम लोग ठोस पदार्थों के बारे में बातें किए थे, अब हम लोग जो है बातें करेंगे द्रव पदार्थों के बारे में। यानी इसके अंतर्गत केवल और केवल जो है द्रव पदार्थों का उपयोग होता है। ये ना तो ठोस पदार्थों के अंतर्गत कार्य में आएगा, ना फिर गैसीय पदार्थों के कार्य में आएगा। इसमें केवल कार्य आएगा केवल द्रव पदार्थ का। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो देखिए आप सभी का टॉपिक है क्या, क्वथनांक। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी का क्या टॉपिक दिया गया है, क्वथनांक। ये टॉपिक जो है आगे वाले टॉपिक के लिए जो उपयोगी है। ये दोनों जो टॉपिक है आप सभी के, अगला जो दो टॉपिक आएंगे उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है वायुमंडलीय दाब पर, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, जो आप सभी के, आप सभी के ऊपर जो अभी वायु का जितना दाब उपस्थित है, जितना दाब आप सभी के ऊपर वायु लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उस पर बोला जा रहा है अगर कोई द्रव पदार्थ है तो जिस ताप पर वो उबलता है, यानी कोई अगर द्रव पदार्थ है तो वो जितना ताप लेकर उबलता है उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, उस द्रव पदार्थ का हम लोग क्वथनांक कहते हैं। यानी उस समय हम लोगों ने जो उदाहरण लिया था चावल वाला, पानी उबलता है, जब वो पानी उबलता है तो उसमें वो जितना तापमान उसको लगता है उबलने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी ताप को हम लोग कहते हैं क्वथनांक उसका कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलना शुरू करता है उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये जो टॉपिक है वो अवश्य समझ में आई होगी। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में। आप सभी का जो अगला टॉपिक है वह है गलन की गुप्त उष्मा। वही गलन की गुप्त उष्मा, जो
वही गलन है जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, उसी के गुप्त ऊष्मा के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग जो है बातें करेंगे आप सभी का जो अगला टॉपिक है गलन की गुप्त ऊष्मा, इसके बारे में। आखिर ये जो है होता क्या है, ये जो है किस पदार्थ के अंतर्गत आता है, क्या इसमें ठोस का उपयोग होता है, द्रव का उपयोग होता है या फिर गैस का उपयोग होता है। तो बेसिकली हम लोग बता दें, आपको यहाँ पे टॉपिक से ही पता चल गया होगा, गलन यानी गलना यानी पिघलना। तो ये किस में होता है, द्रव में होता है, वो तो खुद पिघला हुआ होता है, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या गैस में होगा, तो ना उसमें भी नहीं होगा। तो ये होगा किसमें, ठोस में। यानी अगर कोई ठोस पदार्थ है, यानी अगर कोई सॉलिड पदार्थ है, उसमें जो है ये गलन की प्रक्रिया होगी। तो उसी में बोला जा रहा है कि गलन की गुप्त ऊष्मा। इसका मतलब हुआ कोई पदार्थ गल रहा है और उसमें जो है ऊष्मा लग रहा है। कोई पदार्थ जब गलता है तो उसमें क्या लगता है, ऊष्मा लगता है। तो उस ऊष्मा को लगने के लिए हम लोग ऊष्मा कहाँ से देते हैं, या फिर किसी भी चीज को हम लोग पिघलाते हैं तो ऊष्मा कहाँ से देते हैं, या तो हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बर्फ को गर्म किया, ये हो गया एक हम लोगों का, मान लीजिए कोई परात हो गया, कोई बर्तन हो गया, और इसके अंतर्गत नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो है आग लगा रहे हैं। बर्नल की तरफ से ये मान लीजिए गैस सिलेंडर से यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ से गैस जा रहा है, और ये जो है क्या हुआ है, इसमें आग लगाया जा रहा है। यहाँ से हीट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे ये गर्म हो रहा है, और गर्म होने के कारण ये क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो यानी हम जानते हैं कि अगर किसी चीज को हमें गलाना है तो उसमें क्या जरूरी है, उसमें ऊष्मा जरूरी है। तो ऊष्मा को देते हैं। तो वही बातें कही जा रही है कि ऊष्मा तो देते हैं, लेकिन ये गुप्त ऊष्मा का क्या कारण है, इसका क्या मतलब है, इसी के बारे में हम लोग जानना है। यानी ये गुप्त कहाँ पे, ये ऊष्मा जो है कहाँ पे गुप्त हो जाती है, यानी कहाँ पे छिप जाती है, इसके बारे में हम लोगों को बातें करनी है। तो सिंपली अभी हम लोग बातें कर लेते हैं, फिर बाद में जो है हम लोग इसके डिफिनेशन को देख लेंगे और इसके एग्जाम्पल में क्या होगा वो भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए बोला जा रहा है, अगर आप कोई भी सॉलिड पदार्थ लेते हैं, उसका एक गलनांक होता है, यानी पिघलने की और जमने की एक जो है पॉइंट होती है। यानी इतने डिग्री सेल्सियस पे जाकर जो है वो जम जाएगा, या फिर इतने डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद वो पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप लोग एक जानते हैं, बर्फ को ही ले लीजिए, और ये बर्फ जो है, बर्फ का ये टुकड़ा जो है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या होता है, अगर जल है तो जल को अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे तो वो बर्फ में बदल जाएगा। और नहीं तो अगर कोई बर्फ है तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ला देंगे, उसके बाद अगर कुछ ऊष्मा उसको मिलती है तो वो क्या होता है, पिघलना शुरू कर देता है। यानी इसका जो दोनों होता है वो समान होता है, यानी गलनांक और दौड़नांक जो है इसका दोनों समान होता है। तो हम लोग इसी के बारे में बातें करेंगे। आखिर जो गलन की गुप्त ऊष्मा है, बर्फ के उदाहरण लेकर कि इसमें कहाँ पे छिप जाती है। तो जैसा कि हम लोगों ने एक बर्फ लिया, उसको क्या किया, किसी बर्तन में हम लोगों ने रखा और उसको हीट दिया, फिर तो जा रहा है। मान लीजिए इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट यानी पिघलने की क्षमता जो है कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस है। कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तक आप यहाँ पे इसको ताप दे रहे हैं। आप यहाँ पे लगा, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बर्फ है, इसके अंदर जो है आप यहाँ पे थर्मामीटर लगाकर जो है नाप सकते हैं कितना डिग्री सेल्सियस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको दिए गर्मी, लेकिन उसके बाद ये आप जितना भी ऊष्मा लगाइएगा वो ऊष्मा जो है 101 डिग्री होगा ही नहीं होगा। यानी जो आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ से कितना भी तेज गैस कर दे, यहाँ पे जितना भी तेजी से लगाना है आग, वहां इतना तेजी से आग लगा दे, लेकिन आपको जो है 101 डिग्री होता हुआ नहीं दिखेगा। इसका कारण क्या है, यही है गलन की गुप्त ऊष्मा। आखिर ये जो आगे का ऊष्मा है वो छिप कहाँ जाता है, इसी के बारे में हम लोगों को बातें करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु, हर वस्तु जो है किससे बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। और सॉलिड जो होते हैं यानी ठोस पदार्थ होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ही जो है कण, उनमें बहुत ही आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो जो है चिपके चिपके होते हैं। तो उन्हीं कणों को जो है तोड़ने के लिए गैस जो है, ये जो हमारा ऊष्मा है वहां पे लगता है। यानी यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई, यहाँ पे कण यहाँ पे तो जुड़े हैं और इसको तोड़ना है, इसको यहाँ पे तोड़ना है, तो इसमें क्या देंगे, हम हीट देंगे, यानी ऊष्मा लगेगा। इसमें ऊष्मा लगेगा तो क्या होगा, ये दोनों पिघलेंगे तो इनमें क्या होगा, अंतरायिक आकर्षण बल जो है वो हटेगा, जिसके कारण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। जब आप जानते हैं कि जब कण जो है थोड़े दूर दूर हो जाते हैं तो वो किस अवस्था में आ जाते हैं, लिक्विड अवस्था में, तो वही जो है वो पिघलने लगते हैं। इसी को बोला जा रहा है गलन की गुप्त ऊष्मा।
तो इसी को जो है टॉपिक, यही जो आपका मेन टॉपिक है, इसी के बारे में बातें कही जा रही है। यानी जो हमारा उष्मा जो है उस एक नियत ताप पर जाने के बाद वहां पर जाकर छिप जाता है, उसके बाद वो उष्मा जो है वस्तुओं को पिघलाने के काम में आने लगता है, इसीलिए इसको कहा जाता है गलन की गुप्त उष्मा। आशा करता हूँ आप लोग जो है सभी को ये टॉपिक जो है कंफर्म हुआ होगा। अगर कंफर्म हुआ होगा तो आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे, अगर नहीं तो मैं अगले वीडियो में फिर से इसको दोबारा करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये जो है आपका हो चुका है। अब हम लोग जानेंगे इसके परिभाषा के बारे में, फिर इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हो जाएगा बर्फ का पिघलना, या फिर किसी भी जो है वस्तु का जो ठोस पदार्थ है उसका पिघलना, ये उदाहरण में आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके परिभाषा को, इसके परिभाषा जो है क्या बनता है। तो चलिए देखिए, तो अब हम लोग देखेंगे इसके परिभाषा को, आखिर इसके परिभाषा जो है क्या कहती है। तो चलिए देखते हैं इसके परिभाषा को। तो देखिए बोला जा रहा है वायुमंडलीय दाब पर, यानी जो वायुमंडल का समान दाब होता है हमारे ऊपर, उस पर अगर कोई ठोस पदार्थ की 1 kg मात्रा, यानी 1 किलो हमें कोई भी ठोस पदार्थ लेना है, 1 किलोग्राम, उसे उसके गलनांक पर, यानी उसका गलनांक, हम लोग गलनांक किसे कहते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब पर जब किसी द्रव ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की दी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यानी जितना ऊष्मा जो है द्रव में बदलने के लिए दी गई है, उसी ऊष्मा को क्या कहते हैं हम लोग, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वहां पे है क्या, किसी भी ताप पर अगर कोई वायुमंडलीय दाब है तो उसका जो अलग गलनांक का ताप होगा, तो उस ताप पर अगर किसी ऊष्मा को जो है, किसी वस्तु को जो है, ठोस पदार्थ को जो है द्रव में बदला जाता है, तो उसे हम लोग गलन कहते हैं, गलन की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मात्रा जुड़ गई है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो 1 kg मात्रा होनी चाहिए, और उसमें जितना उष्मा लगेगा उसी को हम लोग कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो जो है क्लियर हो चुका होगा। आगे हम लोग देखेंगे जो है वाष्पन की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, इसके बारे में। तो चलिए देखा जाए वाष्पन की गुप्त उष्मा जो है क्या होती है। आशा करता हूँ आप लोग जो इस टॉपिक को पूर्ण रूप से जो है समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग जो है वाष्पन की गुप्त उष्मा को। तो अब हम लोग बातें करेंगे वाष्पन के गुप्त उष्मा के बारे में, जो आप सभी का ये टॉपिक है वाष्पन के गुप्त उष्मा। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना था गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है, वैसे उसी से रिलेटेड जो है गाइस ये टॉपिक है। समझिए कि वैसा ही टॉपिक है, कुछ बदलाव है जो आप सभी को ध्यान देना है। क्या है, तो वहाँ पे जो है ठोस पदार्थों के बारे में बातें की जा रही थी, यहाँ पे जो है द्रव पदार्थों के बारे में बातें की जाएगी। तो चलिए देखते हैं अभी क्या बोला जा रहा है डिफिनेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किसके, एक किस चीज के बारे में बातें कही जा रही है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में आप लोग जानिए, अगर कोई द्रव पदार्थ है तो उसको क्वथनांक पर जो है अत्यधिक, जब उसके क्वथनांक पर जब गर्म करेंगे तो उसमें जितना उष्मा लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त उष्मा कहेंगे। सिंपली आप लोग यहाँ पे बातें समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो है एक, यहाँ पे 1 लीटर जो है ये कितना है, 1 लीटर जो है पानी है, या 1 kg पानी है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। जैसे कि ये बर्नर है और यहाँ पे बर्तन जो है, यहाँ पे क्या है, ये बीकर है, इसको हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा, उबलेगा। आप लोग घर पे भी देख सकते हैं, अगर आपकी माँ जब चावल बना रही होंगी, अगर आपके पास जब आपके घर पे अगर जो तसली बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो अगर तसली होगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब इस तसली में बना होता होगा, अगर प्रेशर कुकर होगा तो उस समय तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तसली में बन रहा होगा आपके घर पे खाना तो जरूर आप देखेंगे उस समय जो पानी जब उसमें डाल दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, भाप बनकर, चावल डालने से पहले जब भाप बनकर जो है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, उस वैसे ही यहाँ पे से क्या होगा, इसमें उबाल आने लगेगा, क्या होगा, खौलने लगेगा। तो क्या होगा, जब खोलेगा तो इसमें जितना ताप लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गलन की गुप्त उष्मा कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए बोला जा रहा है वायुमंडलीय दाब पर, यानी वायुमंडल का जितना दाब होता है उस पर अगर कोई द्रव पदार्थ है, कोई भी आप द्रव पदार्थ ले सकते हैं, पानी लीजिए, तेल लीजिए, जो भी लेना है आपको, हर वो चीज आप जो द्रव होगा वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 लीटर हो। द्रव को किस में मापते हैं, या तो लीटर में मापते हैं या फिर केजी में मापते हैं, तो इन दोनों में से आप किसी भी मात्रा को ले सकते हैं। उसके क्वथनांक, यानी हर चीज का क्वथनांक अलग अलग होता है, जैसे जल का क्वथनांक अलग होता है, तेल का क्वथनांक अलग होगा, वैसे ही हर चीज का क्वथनांक अलग होता है। तो उसके क्वथनांक पर
वाष्प में बदलने के लिए, यानी उसका क्वथनांक जितना जितना चाहिए उतना होना चाहिए। उसके बाद जो आप ऊष्मा देंगे तो वो क्या होगा, वाष्प में बदलने की कार्य करने लगेगा। जब ज्यादा इसमें हीट देंगे तो क्या होगा, वो गर्म होकर ऊपर उड़ेगा, यानी वाष्प बनेगा। तो उसमें जितना ऊष्मा लगेगा वाष्प में बदलने के लिए, दी गई ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी वही बोला जा रहा है, वाष्प में बदलने के जितना ऊष्मा की मात्रा दी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग जो है इस टॉपिक को क्लियर, आप सभी को ये टॉपिक जो है क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के साथ आप लोग का ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो कुछ देर में वेट करेंगे। आप सभी को जो है जैसे वीडियो खत्म होगा तो उस समय आपको क्वेश्चन आंसर का इसका वीडियो दिखेगा, आप लोग वहां जाकर क्लिक कर उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।